हेलो, दिस इज़ विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पिछले सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू करवा रखे हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक जाकर उन एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात। कॉलोनिज्म वाला जो चैप्टर है ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में, और काफ़ी 25 से 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्तंभराड़ी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया? जैसा कि आपको पता है कि स्तंभराड़ी बंदोबस्त को इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ये कौन से साल में लागू किया गया था, किस ईस्वी में? तो ऑप्शन ए है 1793, ऑप्शन बी है 1794, ये 4 नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन सी है 1795, ऑप्शन डी है 1796। तो आपको याद रखना है स्तंभराड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 1793 में। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। स्तंभराड़ी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था स्तंभराड़ी बंदोबस्त को, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको याद रखना होगा जब परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्तंभराड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो आपको याद हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, औपनिवेशिक शासन में सबसे पहले कहा, औपनिवेशिक शासन यानी कि औपनिवेशिक शासन का मतलब हुआ ब्रिटिश शासन, अंग्रेज का शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था, कौन से स्टेट में? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आसाम। तो औपनिवेशिक शासन सबसे पहले जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बंगाल में आई थी, तो करेक्ट हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तंभराड़ी बंदोबस्त है क्या? परमानेंट सेटलमेंट क्या है? देखो, स्तंभराड़ी बंदोबस्त एक तरह का टैक्स लेने का एक सिस्टम है जिसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये किससे टैक्स लेते हैं? डायरेक्ट किसानों से टैक्स ना लेकर वो ज़मींदारों से टैक्स लेते हैं। यानी कि ब्रिटिशर्स किसानों के पास तो जा नहीं सकते हर एक किसान के पास टैक्स लेने के लिए, तो वो डायरेक्ट ज़मींदार से टैक्स लेते हैं। तो स्तंभराड़ी बंदोबस्त क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक तरह का टैक्स सिस्टम है। ऑप्शन बी कर व्यवस्था है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 5 है, रैयत शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? रैयत शब्द का उपयोग किया जाता था बच्चों, ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है साहूकार, ऑप्शन डी है व्यापारी। तो रैयत का उपयोग किया जाता था किसानों के लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। जमींदार जो होते थे वो समय पर टैक्स नहीं चुका पाते थे अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को। क्यों नहीं चुका पाते थे? इसके कुछ कारण हैं। तो ऑप्शन ए है प्रारंभिक मांगें बहुत ज़्यादा ऊँची थी, ऑप्शन बी है कृषि की उपज की कीमतें कम थी। अब कृषि की उपज की कीमतें कम होंगी तो ज़मींदार टैक्स नहीं दे पाएंगे अंग्रेज़ों को। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मांगें बहुत ज़्यादा ऊंची थी अंग्रेज़ों की, जब मांग बहुत ज़्यादा होगी तो ज़मींदारों को टैक्स देने में दिक्कत होगा, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। कर बहुत अधिक लिया जाता था, टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था ज़मींदार से, ब्रिटिशर्स काफ़ी टैक्स लेते थे, तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन 7 है, सूर्यास्त विधि क्या है? सूर्यास्त विधि आपको पता है सनसेट मेथड। इसमें क्या होता है कि सूर्यास्त विधि के अनुसार निश्चित तारीख तक सूर्य के अस्त होने तक टैक्स का यदि भुगतान नहीं किया जाएगा, यदि ज़मींदार टैक्स को नहीं देगा सूर्य के अस्त होने से पहले, तो ज़मींदार की जो ज़मीन होगी वो नीलाम कर दी जाएगी। यानी कि कोई तारीख दे दिया जाता है कि उस तारीख तक यदि टैक्स को नहीं दिया जाएगा, ज़मींदार यदि अंग्रेज को उस टैक्स को नहीं देगा तो उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा। तो सूर्यास्त विधि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। अमला कौन होते हैं? ऑप्शन ए है किसान, ऑप्शन बी है जमींदार का अधिकारी, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अमला बच्चा होता है जमींदार का अधिकारी होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जमींदार टैक्स लेने किसानों के पास तो हर किसानों के पास तो जा नहीं सकता, तो इसीलिए ज़मींदार अपने एक अधिकारी रखते थे, उसे अमला कहते हैं। तो यानी कि ज़मींदार का अधिकारी टैक्स को लिया करता था सिंपली, तो ज़मींदार का अधिकारी होता था अमला। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1798 में बर्दवान में कितने मामले ज़मींदारी से निलंबित थे? 1798 में बर्दवान में कितने मामले ज़मींदारी से निलंबित थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 20,000, ऑप्शन नंबर बी है 30,000, ऑप्शन नंबर सी है 40,000, ऑप्शन नंबर डी है 50,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30,000 मामले ज़मींदारी से निलंबित थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है, जोतदार कौन होते हैं?
ऑप्शन नंबर ए है अमीर किसान, ऑप्शन नंबर बी है साहूकार, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी है जमींदार। तो जोतदार कौन होते हैं बच्चों? अमीर किसानों को जोतदार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ होते थे? जोतदार जो होते थे अमीर किसान होते थे, इनकी शक्तिशाली काफ़ी ज़्यादा होती थी, इनकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती थी। कहाँ सबसे ज़्यादा शक्ति होती थी इनकी? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी असम। तो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। क्वेश्चन नंबर 12, पाँचवीं रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो पाँचवीं रिपोर्ट पेश की गई थी ब्रिटिश संसद में 1813 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने कहाँ तक कर लिया? 12 तक। 13 क्वेश्चन है, पाँचवीं रिपोर्ट किस समिति द्वारा तैयार की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रवर समिति, ऑप्शन नंबर बी है प्रारूप समिति, ऑप्शन नंबर सी है भाषा समिति, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त समिति। तो पाँचवीं रिपोर्ट को प्रवर समिति द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुकानन कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, ऑप्शन बी है चिकित्सक, ऑप्शन सी है लेखक, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी। बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, ये तो सही है। बी है चिकित्सक, डॉक्टर भी था ये। ऑप्शन नंबर सी लेखक नहीं था ये, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही हो जाएंगे इसके करेक्ट। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती करते थे? पहाड़ी जो लोग होते थे, ऑप्शन नंबर ए झूम खेती, ऑप्शन नंबर बी है स्थायी खेती, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो पहाड़ी लोग होते थे वो झूम की खेती करना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर ए। झूम की खेती क्या होता है कि कुछ महीनों तक इस ज़मीन पर खेती किया, फिर कुछ महीनों के बाद उस ज़मीन को छोड़ दिया गया, फिर दूसरे ज़मीन पर खेती कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश एक ऐसी तस्वीर होती थी जो ताम्र पट्टी पर अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी। यानी कि एक ऐसी तस्वीर जो अम्ल की सहायता से कटाई करके छापी जाती थी, उस तस्वीर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्वाटाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी लोगों की विशेषता नहीं थी? पहाड़ी लोग की विशेषता कौन सी नहीं थी? झूम की खेती करते थे, ये तो सही है। शिकार करते थे, ये भी सही है। जंगलों से प्रेम करते थे पहाड़ी लोग, ये भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, अस्थाई खेती करते थे। अस्थाई खेती नहीं करते थे, ये झूम की खेती करते थे। अस्थाई खेती का मतलब हो गया उसी ज़मीन पर खेती करना, ये बार बार ज़मीन को छोड़ के खेती करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये विशेषता नहीं थी, आपसे पूछा था तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1780 के दशक में किसने शांति की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अगस्टस क्वीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी है बुकानन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शांति की स्थापना की थी अगस्टस क्वीनलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संथाल किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए है हल, ऑप्शन नंबर बी है कुदाल, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो संथाल जो है बच्चों ये हल का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुदाल जो है वो आपका पहाड़ियों का प्रतीक था और संथाल किसका प्रतीक था? हल का। क्वेश्चन नंबर 20 है, संथाल कौन से दशक में बंगाल में आने लगे थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 1770, ऑप्शन नंबर बी है 1780, ऑप्शन नंबर सी है 1790, ऑप्शन नंबर डी है 1800। तो सन 1770 के दशक में ये संथाल बंगाल में आने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी संथाल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जंगलों का सफाया करना, ऑप्शन नंबर बी है अस्थायी खेती करना, ऑप्शन नंबर सी है इमारती लकड़ी को काटना, ऑप्शन नंबर डी है झूम की खेती करना। जंगलों का सफाया करते थे संथाल लोग, अस्थायी खेती भी करते थे, इमारती लकड़ियों को भी काटते थे, ये झूम की खेती नहीं करते थे ये। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इनकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो डी हो जाएगा, इनकी झूम की खेती नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन से इलाके को संथाल की भूमि घोषित कर दिया गया था? ऐसे कौन से इलाके था जिसको संथाल की भूमि बताया गया था? तो दामिनो कोह, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामिनो कोह को संथाल की भूमि बताया गया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, डेविड रिकॉर्ड एक जाने माने डैश थे। डेविड रिकॉर्ड एक अर्थशास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मुंबई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को क्या कहते हैं? मुंबई दक्कन में जो लागू की गई थी उस राजस्व प्रणाली को कहते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। बी हो जाएगा इसका। सिंधु मांझी कौन था? ऑप्शन ए है संथाल नेता, ऑप्शन बी है पहाड़ी नेता, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु मांझी एक संथाल नेता थे। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश में
कपास आपूर्ति संघ कब बनाया गया था? तो ब्रिटिश में कपास आपूर्ति संघ सन 1857 में बनाया गया था। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब लगाई गई थी? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1859, ऑप्शन सी है 1861, ऑप्शन डी है 1863। तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी सन 1859 में लगाई गई। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1862, ऑप्शन सी है 1863, ऑप्शन डी है 1864। अमेरिका में जो गृह युद्ध होता है यानी कि आपस में एक ही देशों में युद्ध हो जाना, देश के अंदर ही युद्ध हो जाना, तो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था सन 1861 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने सारे MCQ क्वेश्चन को इस चैप्टर के फिनिश कर दिया। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 11 के साथ। हम सारे चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चन आप लोग के सामने रख देंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में सारे के सारे MCQ क्वेश्चन सही जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।